बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कैसे हैं भैया आप लोग। रटना नहीं है, समझना है। सिंध टेक्स्ट बुक बोर्ड सेकेंड ईयर फिज़िक्स न्यू बुक 2024 चैप्टर नंबर 21 फ़िज़िक्स ऑफ सॉलिड्स, इसका पार्ट 2 जो है वो हम करने जा रहे हैं। कॉपी पेंसिल ले लीजिए, लेक्चर को नोट करना है और मुस्कुराते रहना। पिछला पार्ट अगर आपने नहीं देखा तो लाजमी देख लीजिए। ऊपर देखें, आपको लिंक शो हो जाएगा पिछले पार्ट का, और अगला पार्ट देखना है तो इसी वीडियो के लास्ट में इसी स्क्रीन पे आपको अगला पार्ट जो है वो मिल जाएगा। लेकिन प्लेलिस्ट में जाए बगैर आपका मसला हल नहीं होगा। प्लेलिस्ट में कैसे जाएंगे? इसी स्क्रीन के नीचे देखें, आपको लोगो नज़र आ रहा है, रटना नहीं समझना, उस पर क्लिक करें, पेज खुल जाएगा। वहाँ देखें प्लेलिस्ट का ऑप्शन होगा, उस पर क्लिक करें, प्लेलिस्ट आपके सामने आ जाएंगी सारी की सारी। 12 फिज़िक्स की प्लेलिस्ट में चले जाइए। सारी वीडियोस पिछली वहाँ पर मौजूद हैं वेल ऑर्गेनाइज्ड वे में। चैप्टर नंबर 15, 16, 17, 18, 19, 20 और 21 ये जो अभी चल रहा है, सारी वीडियोस आपकी बुक से रिलेटेड, एक एक टॉपिक, एक एक MCQs, वर्कड एग्जाम्पल्स, सेल्फ असेसमेंट, CRQs, ERQs, न्यूमेरिकल्स, सब कुछ कंप्लीट मौजूद है। ठीक है भाई। इसके अलावा सेकंड ईयर केमिस्ट्री, उसकी भी देखें प्लेलिस्ट आपको नज़र आएगी। 12 केमिस्ट्री की प्लेलिस्ट, उसमें चले जाइए। 12 केमिस्ट्री न्यू बुक ऑलरेडी कंप्लीट बुक बना के मैं अपलोड कर चुका हूँ। पूरे के पूरे 13 चैप्टर्स जो हैं आपको मिल जाएंगे 12 केमिस्ट्री की प्लेलिस्ट के अंदर। प्लस उसमें एक ग्रैंड टेस्ट भी है। बार बार मैं बताता हूँ, ग्रैंड टेस्ट जो 2 घंटे का लगभग है वो सारे नोमेनक्लेचर्स का है, और उसमें सॉल्यूशन भी मैंने साथ ही बताएं। वो ग्रैंड टेस्ट अटेम्प्ट करें, बार बार अटेम्प्ट करें, ताकि नोमेनक्लेचर आपका मसला हल हो जाए। ठीक है। इसके अलावा 11th केमिस्ट्री जो है कंप्लीट बुक बना के अपलोड कर चुका हूँ। 11th केमिस्ट्री देख लें, कंप्लीट बुक। ठीक है भाई। तो अब यहाँ पर चलते हैं फिज़िक्स ऑफ सॉलिड्स जो है इसके पार्ट 2 की तरफ। इसमें हम डिफॉर्मेशन को डिस्कस करेंगे। डिफॉर्मेशन, इसको डिस्कस करेंगे। मॉड्यूलस को डिस्कस करेंगे। डिफॉर्मेशन टॉपिक्स लिख देता हूँ पहले। डिफॉर्मेशन को डिस्कस करेंगे, मॉड्यूलस को डिस्कस करेंगे। ये मॉड्यूलस क्या होता है, मॉड्यूलस की टाइप्स जो हैं, नॉर्मल मॉड्यूलस, इसको डिस्कस करेंगे। दूसरी टाइप हमारे पास शीयर मॉड्यूलस, इसको डिस्कस करेंगे। और तीसरी हमारे पास टाइप जो है वो बल्क मॉड्यूलस, इसको डिस्कस करेंगे। और इसी डिस्कशन के दौरान आप स्ट्रेस को भी डिस्कस करेंगे, स्ट्रेस की टाइप्स को भी डिस्कस करेंगे, नॉर्मल स्ट्रेस, शीयर स्ट्रेस और बल्क स्ट्रेस, और स्ट्रेन को भी डिस्कस करेंगे, और स्ट्रेन की टाइप्स को भी डिस्कस करेंगे, नॉर्मल स्ट्रेस, शीयर स्ट्रेस और बल्क स्ट्रेस। ठीक है भाई। तो सबसे पहले डिफॉर्मेशन, डिफॉर्मेशन इसको आप ले लीजिए। डिफॉर्मेशन, ये डिफॉर्मेशन जो है वो क्या है? डिफॉर्म वर्ड जो है, पहले कॉन्सेप्ट ले लेते हैं, उसके बाद में इसके नोट्स वगैरह भी बुलेट्स में आपको लिखवा दूंगा पूरी तरतीब के साथ। ठीक है। शीयर मॉड्यूलस और बल्क मॉड्यूलस जो है, इसका ओवरव्यू अभी लेंगे, बाकी तफसील से बात अगली वीडियो के अंदर होगी। इसके अंदर ये मैं आपको पहले ही बता दूं, शीयर मॉड्यूलस और बल्क मॉड्यूलस पे अगली वीडियो में बात होगी। इसका सिर्फ अभी एक ओवरव्यू लेंगे। डिफॉर्मेशन वर्ड फॉर्मेशन से निकला है, और फॉर्मेशन का मतलब, फॉर्मेशन वर्ड जो है, डिफॉर्मेशन वर्ड किससे निकला है? फॉर्मेशन से। और फॉर्मेशन वर्ड फॉर्म से निकला है, और फॉर्म का मतलब होता है मेक, बनना, मेक, बनना। अगर यहाँ पर ये प्रीफिक्स लगा दें आप तो इसके अपोजिट मतलब हो जाते हैं। फॉर्मेशन नहीं, डिफॉर्मेशन, डिफॉर्म होना मतलब ब्रेक होना, मतलब टूटना। क्योंकि हम सॉलिड्स को डिस्कस कर रहे हैं, तो सॉलिड्स के टूटने का अमल कब होता है? जब उनके ऊपर फोर्स अप्लाई की जाती है। ये जो फोर्स हम अप्लाई करते हैं सॉलिड्स के ऊपर, ये जो फोर्स हम अप्लाई करते हैं, इसको हम कहते हैं स्ट्रेस। ठीक है। मिसाल के तौर पर
ये सॉलिड्स की बात हो रही है, लिक्विड्स की बात नहीं हो रही, गैस की बात नहीं हो रही। वो फोर्स जो कि आप अप्लाई करते हैं सॉलिड्स के ऊपर, उसको हम स्ट्रेस कहते हैं। और ऑब्वियस सी बात है, किसी सॉलिड ऑब्जेक्ट के ऊपर जब आप फोर्स अप्लाई करेंगे तो उसके नतीजे में क्या आपको चीज़ मिलेगी? डिफॉर्मेशन। डिफॉर्मेशन आपको मिलेगी, डिफॉर्मेशन आपको मिलेगी, यानी कि ब्रेक होना। अगर ब्रेक नहीं होगा, वो सॉलिड टूटेगा नहीं, तो उसकी शेप में चेंज ज़रूर आएगा, चेंज इन शेप, चेंज इन शेप। बेसिकली हम जो है वो ऑब्जेक्ट्स को तोड़ नहीं रहे इसमें फोर्स लगा के, बल्कि हम सिर्फ ऑब्जेक्ट्स को क्या कर रहे हैं? चेंज इन शेप, उनकी शेप में जो चेंज आ रहा है हम उसको डिस्कस कर रहे हैं। अब हमारा, और ये जो चेंज इन शेप आता है, इसको चेंज इन शेप जो आता है, चेंज इन शेप जो आता है अप्लाइड फोर्स के ऊपर, इसको स्ट्रेन कहते हैं। इसको क्या कहते हैं? स्ट्रेन कहते हैं। दोबारा से सुन लीजिए, सॉलिड ऑब्जेक्ट के ऊपर जो आप फोर्स लगा रहे हैं वो स्ट्रेस है, और उस फोर्स लगाने के नतीजे में जो उस सॉलिड की शेप में चेंज आ रहा है उसको हम स्ट्रेन कहते हैं। क्लियर हो गया? अब कॉमन सेंस हमारा ये कहता है कि यार जितनी ज़्यादा फोर्स लगाएंगे, जितना ज़्यादा स्ट्रेस लगाएंगे, अब मैं फोर्स का वर्ड इस्तेमाल नहीं करूँगा, जितना ज़्यादा हम स्ट्रेस लगाएंगे उतना ज़्यादा ही उस सॉलिड ऑब्जेक्ट के अंदर स्ट्रेन प्रोड्यूस होगा, यानी कि चेंज इन शेप, उसकी शेप में चेंज आएगा। समझ में आ रही है बात आपको? ये एक रिलेशन जो है, रिलेशन बन रहा है ना, देखें, रिलेशन, ताल्लुक़ बन रहा है, रिलेशन बिटवीन स्ट्रेस एंड स्ट्रेन, स्ट्रेस एंड स्ट्रेन। वो फोर्स जो कि आप लगा रहे हैं और उस फोर्स लगाने के नतीजे में जो चेंज आ रहा है सॉलिड की शेप में, उसका आपस में एक ताल्लुक़ है। क्या ताल्लुक़ है? जितना ज़्यादा आप फोर्स लगा रहे हैं, जितनी ज़्यादा आप स्ट्रेस लगा रहे हैं, उतना ज़्यादा स्ट्रेन जो है वो प्रोड्यूस हो रहा है। तो हम इसको मैथमेटिक्स की ज़बान में हम कह सकते हैं, स्ट्रेस इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्ट्रेन, कि स्ट्रेस जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है किसके साथ? स्ट्रेन के साथ। जितना ज़्यादा स्ट्रेस लगाएंगे उतना ज़्यादा स्ट्रेन प्रोड्यूस होगा। नॉर्मल हालात में तो यही होता है, लेकिन कुछ केसेस हमारे पास ऐसे होते हैं जिसमें सिर्फ थोड़ा ही स्ट्रेस आप लगाते हैं, स्ट्रेन जो है वो बहुत ज़्यादा आपको मिलता है। मिसाल के तौर पर इलास्टिक बैंड, जो लास्टिक होता है, जिसको हम लास्टिक कहते हैं, ठीक है, रबर बैंड या लास्टिक होता है, उस पर आप थोड़ा सा ही स्ट्रेस लगाते हैं, थोड़ी सी ही फोर्स लगाते हैं, लेकिन उसके नतीजे में जो उसकी शेप में चेंज आता है, जो स्ट्रेन उसमें प्रोड्यूस होता है, वो बहुत ज़्यादा होता है। तो यहाँ पर एक बात को ज़रा समझ लीजिएगा कि जब भी आप स्ट्रेस लगाते हैं उसके नतीजे में स्ट्रेन प्रोड्यूस होता है, तो कभी कभी तो ये लीनियर होता है। लीनियर का मतलब ये है कि नॉर्मल होता है, नॉर्मल होता है, ज़्यादा वैल्यूज़ में फ़र्क नहीं होता। मतलब इसकी स्ट्रेस अगर इसकी वैल्यू 10 है तो लगभग स्ट्रेन की वैल्यू भी आपको 10 मिलेगी। ये हमारे पास लीनियर है, नॉर्मल है, ये रिलेशनशिप हमारे पास लीनियर है, नॉर्मल है। लेकिन कभी कभी हमारे पास एबनॉर्मल रिलेशन भी मिलता है। मिसाल के तौर पर स्ट्रेस तो आप 2 लगा रहे हैं और स्ट्रेन आपको 100 मिल रहा है। जैसे कि अभी आपने ये इलास्टिक बैंड का सुना, लास्टिक का सुना, रबर बैंड का सुना, इसमें थोड़ा सा आप स्ट्रेस लगाते हैं, स्ट्रेन बहुत ज़्यादा प्रोड्यूस होता है, ठीक है। तो ये क्या है? नॉन लीनियर है, नॉन लीनियर, नॉन लीनियर, ठीक है। तो हमने किसको देखा, किसको डिस्कस किया? डिफॉर्मेशन के कॉन्सेप्ट को समझा कि डिफॉर्मेशन फॉर्मेशन से निकला है, फॉर्मेशन फॉर्म से निकला है, फॉर्म का मतलब मेक, बनना, इसका अपोजिट क्या होगा? डिफॉर्मेशन। ये जो प्रीफिक्स है ये उल्टा भी इसका मतलब बनाएगा। फॉर्मेशन का मतलब अगर बनना है तो डिफॉर्मेशन का मतलब ब्रेक, यानी कि टूटना है, लेकिन हम यहाँ टूटने से मतलब नहीं लेंगे, बल्कि हम क्या लेंगे? चेंज इन शेप, कि शेप में चेंज आएगा। जैसे कि इलास्टिक बैंड है, उसको आप पकड़ के खींचते हैं तो, और जो आप फोर्स अप्लाई कर रहे हैं इस डिफॉर्मेशन के लिए
वो फोर्स स्ट्रेस कहलाती है, और उसके नतीजे में जो चेंज इन शेप आता है उसको क्या कहते हैं, उसको हम स्ट्रेन कहते हैं। समझ में आ गई बात आपको? और इस स्ट्रेन और इस स्ट्रेस के रिलेशन को, इनके दरमियान डेफिनेटली एक रिलेशन भी है, स्ट्रेस और स्ट्रेन के दरमियान तो डायरेक्ट रिलेशनशिप हमें नज़र आती है कि जितना ज़्यादा स्ट्रेस होगा उतना ज़्यादा स्ट्रेन होगा। लेकिन ये रिलेशनशिप, डायरेक्ट रिलेशनशिप, कभी तो लीनियर होती है, कभी नॉन लीनियर होती है। लीनियर का मतलब सिर्फ दोनों सूरतों में चेंज ही आएगा, ये बात जहन में रखिएगा। अगर आप स्ट्रेस लगाएंगे तो जितना ज़्यादा स्ट्रेस लगाएंगे उतना ज़्यादा स्ट्रेन प्रोड्यूस होगा, तो स्ट्रेस लगाने पर स्ट्रेन तो प्रोड्यूस होगा, ये बात तो तय है। लेकिन कभी कभी एबनॉर्मेलिटी नज़र आती है इसके अंदर, नॉर्मल से हट के। वैल्यूज़ से हमने इसको समझा था कि अगर आप जो है वो स्ट्रेस की थोड़ी वैल्यू लगा रहे हैं तो स्ट्रेन आपको बहुत ज़्यादा मिल रहा है। ये नॉर्मल जो है रिलेशनशिप नहीं है, ये नॉन लीनियर कहलाता है, जो एबनॉर्मल रिलेशनशिप है। नॉर्मल रिलेशनशिप के अंदर जो वैल्यूज़ हैं, ठीक है, स्ट्रेस की और स्ट्रेन की, वो नॉर्मल होती हैं। जितना ज़्यादा स्ट्रेस लगा रहे हैं उतना ज़्यादा स्ट्रेन प्रोड्यूस हो रहा है। ठीक है भाई, ये जो रिलेशनशिप है इसी को हम कहते हैं मॉड्यूलस। मॉड्यूलस, इसी को हम क्या कहते हैं, इसी को मॉड्यूलस कहते हैं। ये मॉड्यूलस बेसिकली क्या होता है, कोफिशिएंट होता है, कोफिशिएंट होता है। और ये कोफिशिएंट आपको क्या बता रहा होता है, ये आपको सिर्फ रिलेशन बता रहा होता है, ये आपको सिर्फ रिलेशन बता रहा होता है। मॉड्यूलस जो कोफिशिएंट है ये आपको रिलेशन बता रहा होता है। ये मॉड्यूलस या कोफिशिएंट क्या होगा, एक वैल्यू होगी, यानी कि एक नंबर होगा, एक नंबर होगा। एक केस ऐसा है जिसके अंदर आपके पास ये मॉड्यूलस या कोफिशिएंट या ये नंबर जो है बहुत बड़ा मिलता है। दूसरा केस ऐसा है जिसके अंदर ये मॉड्यूलस या ये कोफिशिएंट या ये वैल्यू या ये नंबर आपको बहुत छोटा मिलता है। एक केस मॉड्यूलस का ऐसा है जिसमें मॉड्यूलस या कोफिशिएंट या वैल्यू या नंबर, देखें चारों नाम मैं बता रहा हूँ ताकि आप क्लियर इसकी पिक्चर को समझें, ये मॉड्यूलस या कोफिशिएंट क्या है। तो ये मॉड्यूलस या कोफिशिएंट आपको एक केस के अंदर 10 मिलता है और दूसरे केस के अंदर 2 मिलता है। तो ये जो आपको मॉड्यूलस मिल रहा है या कोफिशिएंट मिल रहा है या ये जो आपको वैल्यू मिल रही है या जो एक नंबर आपके सामने आ रहा है, आप इससे क्या इंटरप्रेट करते हैं, आप इससे क्या समझते हैं, और ये जो आपके साथ नंबर, आपके सामने नंबर आ रहा है, इससे आप क्या जो है वो इंटरप्रेट करते हैं, इससे आप क्या समझते हैं। ये मैं आपको यहाँ पर बता देता हूँ अभी कि इसका आपस में ताल्लुक़ क्या होता है। मिसाल के तौर पर लार्ज वैल्यू है, यहाँ पे मैं ऊपर लिख देता हूँ, इसी मॉड्यूलस की, इसी कोफिशिएंट की। ठीक है भाई, कोफिशिएंट जब भी आए आपके सामने तो परेशान नहीं होना। कोफिशिएंट का, इस मॉड्यूलस जब भी आपके सामने आए तो परेशान नहीं होना है। मॉड्यूलस का मतलब कोफिशिएंट, कोफिशिएंट का मतलब कोई वैल्यू, वैल्यू का मतलब कोई नंबर जो आपके सामने आ रहा है। ठीक है, तो ये नंबर आपको बताता क्या है, ये नंबर आपको ताल्लुक़ बताता है। किसका ताल्लुक़ बताता है, किसका रिलेशन बताता है, स्ट्रेस का और स्ट्रेन का। कैसे, मिसाल के तौर पर अगर इसकी एग्जाम्पल मैं आपके सामने रखूं, एग्जाम्पल अगर मैं इसके सामने रखूं, लार्ज वैल्यू अगर मॉड्यूलस की है, लार्ज वैल्यू ऑफ मॉड्यूलस, मॉड्यूलस की अगर लार्ज वैल्यू है तो इसका क्या मतलब है, इसका मतलब यह है कि इफ़ेक्ट ऑफ स्ट्रेस इज़ स्मॉल, इफ़ेक्ट ऑफ स्ट्रेस इज़ स्मॉल। जैसे कि ये 10, आपके पास मॉड्यूलस 10 आया है, आपके पास कोफिशिएंट 10 आया है, आपके पास ये वैल्यू 10 आई है, या आपके पास ये नंबर कैलकुलेशन में 10 आया है। ठीक है, तो आप इससे क्या इंटरप्रेट करेंगे, आप इससे ये इंटरप्रेट करेंगे कि ये लार्ज वैल्यू मॉड्यूलस की है और इसका मतलब ये है कि इफ़ेक्ट ऑफ स्ट्रेस, जो स्ट्रेस आप अप्लाई कर रहे हैं, जो फोर्स आप अप्लाई कर रहे हैं, उसका रिज़ल्ट आपको अच्छा नहीं मिल रहा। मतलब आप फोर्स तो बहुत ज़्यादा अप्लाई कर रहे हैं लेकिन उसका रिज़ल्ट जो है आपको कम मिल रहा है। यानी कि मिसाल के तौर पर एग्जाम्पल हमारे पास क्या है इसकी,
एग्जाम्पल हमारे पास स्टील है, स्टील वायर है, स्टील वायर ले लें। अब देखें स्टील वायर के ऊपर आप बहुत ज़्यादा स्ट्रेस लगाते हैं, बहुत ज़्यादा कोशिश करते हैं, कितनी ज़्यादा फोर्स लगाएंगे स्टील वायर को खींचने में। स्टील वायर के ऊपर फोर्स जो आप लगाते हैं, जो स्ट्रेस लगाते हैं, वो कितना ज़्यादा लगाते हैं, लेकिन उसके नतीजे में जो स्ट्रेन आपको मिलता है वो कितना होता है, बहुत कम, बहुत थोड़ा होता है। तो ये आपको कैसे पता लगेगा, इस वैल्यू से, मॉड्यूलस की वैल्यू से, कोफिशिएंट की वैल्यू से। अगर इसकी वैल्यू लार्ज है, जैसे कि यहाँ पर क्या है 10 है, और अगर छोटी वैल्यू है मॉड्यूलस की, जैसे कि मिसाल के तौर पे 2 है, तो इसका क्या मतलब है, इसका मतलब इसके उल्टा है। क्या, इफ़ेक्ट ऑफ स्ट्रेस, इसका क्या मतलब बनेगा, यहाँ लिख देता हूँ। इन पॉइंट्स को नोट कर लें, ये पॉइंट्स वो हैं जिनको समझेंगे आप तो बेहतरीन तरीके से न्यूमेरिकल्स और MCQs को सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। अगर स्मॉल वैल्यू है, स्मॉल वैल्यू ऑफ मॉड्यूलस, अगर आपके पास मॉड्यूलस की स्मॉल वैल्यू आती है तो इसका क्या मतलब है, इफेक्ट ऑफ स्ट्रेस इज लार्ज। एग्जाम्पल हमारे पास, एग्जाम्पल इलास्टिक बैंड, इलास्टिक बैंड यानी कि रबर बैंड, क्या वैल्यू मिल रही है इसकी, 2 मिल रही है, ये लार्ज वैल्यू इसकी है। केस स्टडी के तौर पे आपसे मैं पूछ लेता हूँ अभी क्विकली, ताकि कॉन्सेप्ट आपको समझ में आ जाए। मैं आपको ये नहीं बता रहा कि स्टील है या रबर है, मैं आपके सामने सिर्फ मॉड्यूलस, 2 मॉड्यूलस आपके सामने रख रहा हूँ, 2 वैल्यूज़ आपके सामने रख रहा हूँ, 2 कोफिशिएंट आपके सामने रख रहा हूँ, 2 नंबर आपके सामने रख रहा हूँ। एक है 10 और दूसरा है 100, एक है 10 और दूसरा है 100। आपसे ये सवाल किया जाता है अगर मॉड्यूलस की वैल्यू 100 है तो आप बता दीजिए कि स्ट्रेस कितना अप्लाई किया गया और उसके नतीजे में स्ट्रेन कितना प्रोड्यूस हुआ। तो यहाँ देखें ये रूल लिखा हुआ कि लार्ज वैल्यू ऑफ मॉड्यूलस आपको क्या बताती है, इफ़ेक्ट ऑफ स्ट्रेस इज़ स्मॉल, यानी कि बहुत ज़्यादा आपने स्ट्रेस अप्लाई किया है लेकिन बहुत थोड़ा आपको स्ट्रेन मिला है, बहुत थोड़ा आपको स्ट्रेन मिला है। क्या मतलब है इसका, कि अगर आपके पास लार्ज वैल्यू मॉड्यूलस की आ रही है तो बहुत ज़्यादा आपके पास मोर स्ट्रेस लेस स्ट्रेन, लेस स्ट्रेन, बहुत ज़्यादा आप जो है स्ट्रेस आपने अप्लाई किया है लेकिन बहुत थोड़ा आपको स्ट्रेन मिला है। मिसाल के तौर पर आपके पास स्टील जो है, वो स्टील की वायर को ले लें, बहुत ज़्यादा स्ट्रेस अप्लाई कर रहे हैं लेकिन बहुत थोड़ा स्ट्रेन आपको मिल रहा है। आपको कैसे पता चला, क्योंकि आपके पास मॉड्यूलस की वैल्यू बहुत ज़्यादा आई है, बहुत बड़ी आई है। दूसरा केस हमारे पास ये है कि अगर मॉड्यूलस की वैल्यू आपके पास कम आई है तो इसका मतलब ये है कि लेस स्ट्रेस और मोर स्ट्रेन। ये वैल्यू देख के सिर्फ आप बता देंगे, दोनों का कंपैरिजन करके सिर्फ आप बता देंगे इसको देख के कि ये छोटी वैल्यू है मॉड्यूलस की, तो इसका मतलब बहुत थोड़ा आपने स्ट्रेस अप्लाई किया है, बहुत थोड़ी आपने फोर्स लगाई है, लेकिन उसके नतीजे में चेंज इन शेप जो आपको मिला है, जो स्ट्रेन आपको मिला है, वो क्या मिला है, मोर स्ट्रेन, बहुत ज़्यादा मिला है। ये छोटी वैल्यू आपको ये बता रही है। तो मॉड्यूलस की वैल्यूज़ जो हैं क्या बता रही हैं आपको ताल्लुक़ बता रही हैं, यानी कि मॉड्यूलस आपको ताल्लुक़ बता रहा है, मॉड्यूलस आपको रिलेशन बता रहा है कितने स्ट्रेस पर कितना स्ट्रेन आपको मिलेगा। अगर मॉड्यूलस की वैल्यू बहुत बड़ी आपके पास आती है तो इसका आसान सा मतलब ये है कि बहुत ज़्यादा स्ट्रेस लगाने पे बहुत थोड़ा स्ट्रेन मिल रहा है, और अगर मॉड्यूलस की वैल्यू बहुत छोटी आपके पास आती है तो इससे आप क्या नतीजा निकाल रहे हैं, आप ये नतीजा निकाल रहे हैं कि बहुत थोड़े स्ट्रेस के ऊपर बहुत ज़्यादा स्ट्रेन आपको मिल रहा है। ठीक है भाई, ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया। अब आगे चलते हैं। तो हमने डिफॉर्मेशन को डिस्कस किया, डिफॉर्मेशन के बाद हमने जो है वो स्ट्रेस और स्ट्रेन को डिस्कस किया, और तीसरे नंबर पे हमने
मॉड्यूलस यानी कि स्ट्रेस और स्ट्रेन के रिलेशन को डिस्कस किया, और चौथे नंबर पे हमने मॉड्यूलस की वैल्यूज़ को देखा कि मॉड्यूलस की वैल्यूज़ जो है वो कम या ज़्यादा आती हैं, तो उससे हम क्या नतीजा निकालते हैं। ठीक है भाई, अब ये जो स्ट्रेस है, आप इसकी ज़रा टाइप्स नोट कर लीजिए। स्ट्रेस तो आपको पता चल गया, टाइप्स ऑफ स्ट्रेस, टाइप्स ऑफ स्ट्रेस देखेंगे, फिर टाइप्स ऑफ स्ट्रेन देखेंगे। एक हमारे पास नॉर्मल स्ट्रेस होता है, नॉर्मल स्ट्रेस है। दूसरा हमारे पास शेयर स्ट्रेस है, शेयर स्ट्रेस है। तीसरा हमारे पास बल्क स्ट्रेस, बल्क स्ट्रेस। ऑब्वियस सी बात है, अगर स्ट्रेस की ये 3 टाइप्स हैं तो टाइप्स ऑफ स्ट्रेन क्या होगा, इसी की मुनासबत से बनेगा। टाइप्स ऑफ स्ट्रेन, ये भी आपके पास 3 आ जाएंगे। नॉर्मल स्ट्रेन, नॉर्मल स्ट्रेन। दूसरा हमारे पास आएगा शेयर स्ट्रेन, दूसरा हमारे पास आएगा शेयर स्ट्रेन। तीसरा हमारे पास आएगा बल्क स्ट्रेन, तीसरा हमारे पास आएगा बल्क स्ट्रेन। ठीक है, स्ट्रेस की 3 टाइप्स हो गई, स्ट्रेन की भी 3 टाइप्स हो गई। तो कॉमन सेंस हमारा ये कहता है कि मॉड्यूलस की भी डेफिनेटली 3 टाइप्स होंगी। तो टाइप्स ऑफ मॉड्यूलस फिर आपके सामने आ जाता है। ये अभी हैं क्या, ये मैं एक्सप्लेन कर दूंगा, इसकी टेंशन ना लें आप, लेकिन पहले नोट कर लें। टाइप्स ऑफ मॉड्यूलस, टाइप्स ऑफ मॉड्यूलस। एक आपके पास नॉर्मल मॉड्यूलस आ गया, नॉर्मल मॉड्यूलस आ गया। दूसरा आपके पास जो है वो शेयर मॉड्यूलस आ गया, और तीसरा जो है आपके पास बल्क मॉड्यूलस आ गया, बल्क मॉड्यूलस। ठीक है भाई, ये ए हो गया, ये बी हो गया, ये सी हो गया। इसको नोट कर लीजिए। और अगर आप किसी को भी ये वीडियो रेकमेंड करें तो ये लाजमी बताइएगा कि भाई अभी इसका पार्ट 2 आपने नहीं देखना, जिसके अंदर हम शेयर मॉड्यूलस और शेयर स्ट्रेस, शेयर स्ट्रेन और शेयर मॉड्यूलस, इसको, और बल्क स्ट्रेस, बल्क स्ट्रेन और बल्क मॉड्यूलस, इसको अगली वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो आपने जो है उनको बता देना है कि भाई अगली वीडियो आप ना देखें, आप पिछली वीडियो देखें, ताकि आपको क्लियर पिक्चर पता चले इन मॉड्यूलस की। तो अभी जो आज हमारा टॉपिक है वो ये नॉर्मल स्ट्रेस है, नॉर्मल स्ट्रेन है और नॉर्मल मॉड्यूलस। ठीक हो गया भाई, ये है हमारा टॉपिक। नोट कर लिए, आगे चलो। डिफॉर्मेशन हो गया और मॉड्यूलस में नॉर्मल मॉड्यूलस। पहले नॉर्मल स्ट्रेस, नॉर्मल स्ट्रेस, इसके और भी नाम हैं, उनको ज़रा आप नोट कर लें। ठीक है, आपकी बुक के अंदर जो हेडिंग दी हुई है वो स्ट्रेस इन 1 डायमेंशन है, उसकी तरफ भी आते हैं, टेंशन न लें। ठीक है, नॉर्मल स्ट्रेस को जो है वो हम पुलिंग स्ट्रेस भी कहते हैं। इसकी भी टाइप्स हैं। पुलिंग स्ट्रेस, टाइप्स लिख लें इसकी। नॉर्मल स्ट्रेस, टाइप्स, टेंसाइल स्ट्रेस और कंप्रेसिव स्ट्रेस, कंप्रेसिव स्ट्रेस। ठीक है भाई, अब देखिए कॉमन सेंस की बात ही है, अगर नॉर्मल स्ट्रेस होगा तो हमारे पास नॉर्मल स्ट्रेन भी होगा, नॉर्मल स्ट्रेन भी होगा। और अगर नॉर्मल स्ट्रेस की हमारे पास टाइप्स हैं तो हमारे पास नॉर्मल स्ट्रेन की भी टाइप्स होंगी। ठीक है, तो ये हमारे पास क्या लाएगा, टेंसाइल स्ट्रेन। दूसरा हमारे पास क्या कहलाएगा, कंप्रेसिव
स्ट्रेन। ठीक है भाई। और ये जब होगा हमारे पास कि इसकी भी टाइप्स हो गई, स्ट्रेस की भी टाइप्स हो गई, स्ट्रेन की भी टाइप्स हो गई, नॉर्मल स्ट्रेस की नॉर्मल स्ट्रेन की भी टाइप्स हो गई, तो फिर मॉड्यूलस भी डेफिनेटली आपके पास जो है वो चेंज हो जाएगा। आपके पास मॉड्यूलस जो है वो टेंसाइल मॉड्यूलस, टेंसाइल मॉड्यूलस, टेंसाइल मॉड्यूलस, नॉर्मल मॉड्यूलस, नॉर्मल मॉड्यूलस, इसकी टाइप्स टेंसाइल मॉड्यूलस एंड कंप्रेसिव मॉड्यूलस, कंप्रेसिव मॉड्यूलस। ठीक है भाई। तो ये नॉर्मल स्ट्रेस की दो टाइप्स हो गई, नॉर्मल स्ट्रेन की भी दो टाइप्स हो गई, नॉर्मल मॉड्यूलस की भी दो टाइप्स हो गई। अब ज़रा इसको समझने के लिए आप ये तीनों केसेस, शियर मॉड्यूलस, बल्क मॉड्यूलस और नॉर्मल मॉड्यूलस, आप ज़रा इसको समझ लीजिए। नॉर्मल मॉड्यूलस जो है हमारे पास, या फिर ये नॉर्मल स्ट्रेस से शुरू करते हैं। नॉर्मल स्ट्रेस जो है टेंसाइल और कंप्रेसिव, इलोंगेशन, लंबाई की सूरत में आपको स्ट्रेन मिल रहा है। जब आप फोर्स लगा रहे हैं, नॉर्मल स्ट्रेस क्या है? फोर्स है ना। तो जो आप स्ट्रेस लगा रहे हैं, जो आप फोर्स लगा रहे हैं, उससे लंबाई में चेंज आ रहा है। मिसाल के तौर पर ये रहा, ठीक है, आप यहाँ से पकड़ रहे हैं, दूसरा दोस्त आपका इसको यहाँ से पकड़ रहा है, आप यहाँ से फोर्स लगा रहे हैं, दूसरा दोस्त यहाँ से फोर्स लगा रहा है, और ये खिंच के इतना हो जाता है। ठीक है, तो आप क्या कहेंगे? ये इलोंगेट हो गया है, ये लंबा हो गया है। ठीक है, क्योंकि आपने फोर्सेस लगाई हैं अपोजिट डायरेक्शन में। ये क्या है हमारे पास? ये टेंसाइल स्ट्रेस आपने लगाया है, इसीलिए टेंसाइल स्ट्रेन आपको मिला। टेंसाइल स्ट्रेस आपने लगाया है, इसीलिए टेंसाइल स्ट्रेन जो है वो आपको मिला है। और इस टेंसाइल स्ट्रेन और टेंसाइल स्ट्रेन के दरमियान का जो ताल्लुक़ है, जो रिलेशन है, वो हम जिस मॉड्यूलस से एक्सप्रेस करते हैं, लिखते हैं, जाहिर करते हैं, उसको हम क्या कहते हैं? टेंसाइल मॉड्यूलस। टेंसाइल मॉड्यूलस, टेंसाइल मॉड्यूलस, तीनों चीज़ें आ गई। ठीक है भाई। इस केस के अंदर ख़ास बात आप ये नोट करें कि आप कोई एंगल में तब्दीली नहीं हो रही। पहली चीज़ जो नोट करनी है, इलोंगेशन, लंबाई में हो रहा है। लंबाई को हम लेंथ कहते हैं, लेंथ कहते हैं। और अगर आपको डायमेंशन का कॉन्सेप्ट क्लियर है, तो डायमेंशन आपको पता है 3 होती हैं। हमारी पूरी कायनात में जितनी चीज़ें हैं सब 3D हैं बेसिकली। आप हैं, मैं हूँ, सब चीज़ें 3D हैं। ये मार्कर भी 3D है, एक मॉलिक्यूल भी 3D है, एक एटम भी 3D है, एक आयन भी 3D है। क्या है ये 3D? 3 डायमेंशंस। हर वजूद, हर हस्ती, हर एंटिटी 3 डायमेंशंस में बिखरी हुई है। आप इस मार्कर को देख लें, इस मार्कर की लंबाई भी है, इस मार्कर की चौड़ाई भी है, और इस मार्कर की ऊंचाई भी है। तो इसको हम क्या कहते हैं? 3 डायमेंशंस, 3D। एक को लेंथ कहते हैं, दूसरे को ब्रेड्थ कहते हैं, तीसरे को हाइट कहते हैं। ये 3D कहलाता है। 3D, लेंथ मल्टीप्लाई बाय ब्रेड्थ मल्टीप्लाई बाय हाइट। हर चीज़ में आपको ये नज़र आएंगी। कम ज़्यादा हो सकती हैं, लेकिन लाजमी होंगी, ये बात तय है। सारी चीज़ें 3D हैं, 3 डायमेंशनल हैं, हर वजूद। और इन्हीं तीनों डायमेंशंस को हम एक और नाम भी तो देते हैं, वॉल्यूम कहते हैं ना। तो जब हम किसी ऑब्जेक्ट के वॉल्यूम की बात कर रहे हैं, तो इसका मतलब ये हुआ कि हम उस ऑब्जेक्ट की लंबाई की भी बात कर रहे हैं, हम उस ऑब्जेक्ट के चौड़ाई की भी बात कर रहे हैं, और हम उस ऑब्जेक्ट की ऊंचाई की भी बात कर रहे हैं, अगर हम उसके लिए वॉल्यूम का वर्ड इस्तेमाल करते हैं। तो ये जो हमारे पास नॉर्मल स्ट्रेस के अंदर टेंसाइल स्ट्रेस है, इसके अंदर हम जो लेंथ की बात कर रहे हैं कि सिर्फ लंबाई में चेंज आया है, सिर्फ लंबाई में चेंज आया है, लेंथ में चेंज आया है, तो इसका मतलब क्या हुआ? आप इन 3D में से सिर्फ इस D की बात कर रहे हैं। पहली बात, सिर्फ आप लेंथ की बात कर रहे हैं।
आप हाइट की बात नहीं कर रहे, आप ब्रेड्थ की बात नहीं कर रहे, आप हाइट की बात नहीं कर रहे, आप सिर्फ जो है वो लेंथ की बात कर रहे हैं। समझ में आ रही है बात आपको? तो यहाँ पर हमारे पास ये जो हमने केस देखा, इसमें हमने लेंथ को चेंज होते हुए देखा है, ब्रेड्थ को चेंज होते हुए नहीं देखा, हाइट को चेंज होते हुए नहीं देखा। उनको हम दूसरे केसेस के अंदर देखेंगे। नॉर्मल मॉड्यूलस, नॉर्मल स्ट्रेस, नॉर्मल स्ट्रेन सिर्फ 1D से मुताल्लिक है, 1D से मुताल्लिक है, सिर्फ 1D इससे मुताल्लिक है। समझ में आ रही है बात आपको? टेंसाइल स्ट्रेंथ, टेंसाइल स्ट्रेन, टेंसाइल मॉड्यूलस, एलोंगेशन, सिर्फ लंबाई की बात हो रही, सिर्फ लंबाई की बात हो रही। अच्छा, ये लेंथ जो है वो बढ़ाई है आपने, तो इसीलिए हम इसको कहते हैं टेंसाइल स्ट्रेंथ, टेंसाइल स्ट्रेन और टेंसाइल मॉड्यूलस। आप ऐसा भी तो काम कर सकते हैं कि आप चीज़ों को लंबाई में खींचने के बजाय लंबाई में उनको दबा दें। अब देखें, दोबारा लेंथ ही इन्वॉल्व है, दोबारा लेंथ इन्वॉल्व है। अब आप दूसरा काम कर रहे हैं, आप किसी ऑब्जेक्ट को प्रेस कर रहे हैं, लेकिन किस में? लंबाई में प्रेस कर रहे हैं, लेंथ में प्रेस कर रहे हैं। ठीक है, अब इसको डिस्कस कर लेते हैं हम। टेंसाइल स्ट्रेस को हमने डिस्कस कर लिया, इलोंगेशन, ठीक है, और टेंसाइल स्ट्रेस के टेंसाइल स्ट्रेन को भी डिस्कस कर लिया, और नॉर्मल मॉड्यूलस को भी हमने, टेंसाइल मॉड्यूलस को भी हमने डिस्कस कर लिया। अब ये कंप्रेसिव स्ट्रेस, कंप्रेसिव स्ट्रेन और कंप्रेसिव मॉड्यूलस, अब ये इलोंगेशन का अपोजिट है। आप कंप्रेस कर रहे हैं, लेकिन जो आप कंप्रेस कर रहे हैं ऑब्जेक्ट्स को, आप जो स्ट्रेस लगा रहे हैं कंप्रेस करने के लिए, दबा के छोटा करने के लिए, वो आप सिर्फ 1D, 1 डायमेंशन में कर रहे हैं। ठीक है, दोबारा सिर्फ लेंथ की बात होगी, दोबारा सिर्फ लेंथ की बात होगी। लेकिन अब जो हम लेंथ की बात करेंगे वो अपोजिट डायरेक्शन में करेंगे। अब ये समझ लीजिए कि इतना बड़ा ऑब्जेक्ट है, ठीक है, इतना लंबा ऑब्जेक्ट है, आप उस पर फोर्स लगा रहे हैं। पहले उसको खींचने के लिए फोर्स लगा रहे थे, अब उसको दबाने के लिए फोर्स लगा रहे हैं। तो ये एरोज़ में चेंज कर देता हूँ, ये एरो यूँ और ये एरो यूँ, और इसका रिज़ल्ट क्या निकला? उसका रिज़ल्ट ये निकला कि आपका ऑब्जेक्ट अब लंबा होने के बजाय कंप्रेस हो गया, छोटा हो गया। तो आपने इसको जो छोटा करने के लिए, कंप्रेस करने के लिए जो फोर्स इस्तेमाल की है वो कहलाएगी कंप्रेसिव स्ट्रेन, और ये कंप्रेसिव स्ट्रेस अप्लाई करने पर जो चेंज आया है उसको आप कहेंगे कंप्रेसिव स्ट्रेन। और इनके दरमियान जो ताल्लुक़ है, जो मॉड्यूलस इन दोनों के रिलेशन को बताता है, उसको हम कहते हैं कंप्रेसिव मॉड्यूलस। समझ में आ रही है बात आपको? ठीक है भाई, तो ये 1D को हमने डिस्कस कर लिया, दोनों हो गए, टेंसाइल मॉड्यूलस, कंप्रेसिव मॉड्यूलस। अब ज़रा इनके दूसरे नाम भी सुन लीजिए, जो कि अभी तक मैंने आपको बताया ही नहीं, आपकी बुक में मौजूद है। इलास्टिक मॉड्यूलस, इसी नॉर्मल स्ट्रेस को हम एक और नाम देते हैं इलास्टिक स्ट्रेस, और इसी को हम नाम देते हैं यंग्स स्ट्रेस, यंग्स स्ट्रेस। अब तीनों के नाम सुन लीजिए आप दोबारा से। तो नॉर्मल स्ट्रेस की बात हो तो समझ जाइए इलास्टिक स्ट्रेस की बात हो रही है, यंग्स स्ट्रेस की बात हो रही है। यंग्स स्ट्रेस, इलास्टिक स्ट्रेस, नॉर्मल स्ट्रेस। ठीक हो गया भाई। इसी तरह हमारे पास टेंसाइल स्ट्रेस या कंप्रेसिव स्ट्रेस क्या है? इलास्टिक स्ट्रेस है। कंप्रेसिव स्ट्रेस क्या है? इलास्टिक स्ट्रेस है। टेंसाइल स्ट्रेस क्या है? यंग्स स्ट्रेस है। कंप्रेसिव स्ट्रेस क्या है? यंग्स स्ट्रेस है। नॉर्मल स्ट्रेन, टेंसाइल स्ट्रेन क्या है? इसको इलास्टिक स्ट्रेन भी कहते हैं, इसी को यंग्स स्ट्रेन भी कहते हैं। कंप्रेसिव स्ट्रेन क्या है? इसी को इलास्टिक स्ट्रेन भी कहते हैं, इसी को यंग्स स्ट्रेन भी कहते हैं। टेंसाइल मॉड्यूलस क्या है? इलास्टिक मॉड्यूलस और यंग्स मॉड्यूलस। मतलब टेंसाइल मॉड्यूलस को आप जो है वो इलास्टिक मॉड्यूलस भी कह सकते हैं और यंग्स मॉड्यूलस भी कह सकते हैं, और कंप्रेसिव मॉड्यूलस को आप इलास्टिक मॉड्यूलस भी कह सकते हैं और यंग्स मॉड्यूलस भी कह सकते हैं। आपकी बुक में जो बात की गई है वो डायरेक्टली इससे शुरुआत हुई है। मैं आपको आपकी बुक में भी बता दूं, आपकी बुक में जो बात की गई है वो डायरेक्टली इससे शुरुआत की गई, इलास्टिक मॉड्यूलस से। इलास्टिक मॉड्यूलस
कि ये इलास्टिक मॉड्यूलस क्या है, इलास्टिक स्ट्रेन क्या है, इलास्टिक स्ट्रेस क्या है, यहाँ से शुरुआत हुई है। तो आप इलास्टिक स्ट्रेस कहें, स्ट्रेन कहें, या मॉड्यूलस कहें, या फिर आप यंग्स स्ट्रेस कहें, यंग्स स्ट्रेन कहें, या फिर यंग्स मॉड्यूलस कहें, एक ही बात। वजह क्या है? क्योंकि जिस साइंटिस्ट ने ये सारा काम किया था उसका नाम था थॉमस यंग, थॉमस यंग, इसीलिए इसके कई नाम हैं। तो परेशान होने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। अब इसकी डेरिवेशन जो है वो ज़रा हम देख लेते हैं, इसकी डेरिवेशन देख लेते हैं अब हम। मत भूलिएगा डिफॉर्मेशन के अंदर मॉड्यूलस, स्ट्रेस, स्ट्रेन, वन डायमेंशन को हमने डिस्कस किया है, यानी कि नॉर्मल मॉड्यूलस और नॉर्मल स्ट्रेस, नॉर्मल स्ट्रेन, नॉर्मल मॉड्यूलस। इसमें हमने दो केसेस को डिस्कस किया है, टेंसाइल और कंप्रेसिव, लंबाई में या कंप्रेस की सूरत में, लेकिन होगा 1D ही, वन डायमेंशनल ही। शियर मॉड्यूलस और बल्क मॉड्यूलस ये हम अगली वीडियो में डिस्कस करेंगे, ठीक है। अभी आप सिर्फ इसका ताल्लुक देख लीजिए। तो यहाँ पर हमारे पास जो यंग्स मॉड्यूलस है, यंग्स मॉड्यूलस, इसकी अगर हम बात करें तो ये किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? डिनोटेड बाय ये y जैसा सिंबल है, ये y नहीं है लेकिन इसको y से आप रिप्रेजेंट कर लें। तो ये किसका ताल्लुक बताता है आपको? यंग्स मॉड्यूलस बराबर है स्ट्रेस डिवाइडेड बाय स्ट्रेन, स्ट्रेस डिवाइडेड बाय स्ट्रेन। अब जो स्ट्रेस है आपका, जो फोर्स है, स्ट्रेस क्या है? फोर्स अपॉन एरिया, ठीक है। स्ट्रेस क्या है? फोर्स अपॉन एरिया। फोर्स को F से रिप्रेजेंट करते हैं और एरिया को A से रिप्रेजेंट करते हैं। तो ये आ गया स्ट्रेस। इसकी जगह पर, स्ट्रेस की जगह पर हम F अपॉन A लिख सकते हैं। स्ट्रेन क्या है? ज़रा इसको भी देख लें आप। स्ट्रेन चेंज इन शेप है। चेंज इन शेप में क्या हो रहा है? एक लेंथ है, उसकी एक ऑब्जेक्ट है, उसकी लेंथ एक ओरिजिनल है और एक चेंज है, ठीक है। ये है, ये इसकी ओरिजिनल लेंथ है और ये इसकी चेंज लेंथ। दोनों केसेस बताऊंगा आपको, टेंसाइल वाले भी और कंप्रेसिव वाले भी। ये टेंसाइल वाला केस हो गया, ये हमारे पास कंप्रेसिव वाला केस हो गया कि यही ऑब्जेक्ट है, अब आप इसको कंप्रेस कर रहे हैं। तो ये क्या हो जाएगा? यहाँ से ये सुकड़ के इतना हो जाएगा। तो अब आप फ़र्क देख लें, ये बी वाला। तो चेंज कितना आया है? चेंज देखें, यहाँ से यहाँ तक इसमें चेंज आ गया है दूसरे केस के अंदर, ठीक है। पहले केस में ये ओरिजिनल लेंथ है, इतनी बढ़ गई। दूसरे केस के अंदर ये ओरिजिनल लेंथ है, इतनी घट गई। तो जितनी कम हुई है उसको भी मैं यहाँ पे आपके सामने बना रहा हूँ। ये आ गया, ठीक है भाई। तो ये स्ट्रेन क्या है? चेंज इन लेंथ को आप डिवाइड करेंगे, चेंज इन लेंथ को, चेंज इन लेंथ को आप डिवाइड करेंगे ओरिजिनल लेंथ से, ओरिजिनल लेंथ से, ठीक है भाई। तो स्ट्रेन आपके पास क्या आ जाएगा? चेंज इन लेंथ को डेल्टा एल से रिप्रेजेंट करते हैं और ओरिजिनल लेंथ को एल नॉट कर लें। आप किसी भी तरह से सिंपली इसको एल कर लें या एल नॉट कर लें, कोई फ़र्क नहीं पड़ता इससे। तो अब यहाँ पर स्ट्रेन की जगह पर क्या आ जाएगा? ये आ जाएगा डेल्टा एल अपॉन ओरिजिनल लेंथ। इसको थोड़ा सा और सिंप्लीफाई करेंगे तो ये हो जाएगा एफ अपॉन ए और ये एल नॉट मल्टीप्लाई बाय डेल्टा एल। ये आपके पास यंग्स मॉड्यूलस का फॉर्मूला आ गया।
मेहरबानी करके मॉड्यूलस, इलास्टिक मॉड्यूलस, यंग्स मॉड्यूलस, इसमें कंफ्यूज मत होइएगा। अगर कोई बात समझ में नहीं आई तो पीछे बैक करके मेरी बात को दोबारा से समझ लीजिए। मॉड्यूलस हमारे पास 3 किस्मों के हैं, जिसमें नॉर्मल मॉड्यूलस है, शेयर मॉड्यूलस है और बल्क मॉड्यूलस है। शेयर मॉड्यूलस को हमने डिस्कस अभी नहीं किया, बल्क मॉड्यूलस को भी नहीं किया, अगले वीडियो में करेंगे। नॉर्मल मॉड्यूलस को हमने डिस्कस किया है। मॉड्यूलस है क्या है? कॉफिशेंट है, एक नंबर है। ये कॉफिशेंट या ये एक नंबर या मॉड्यूलस आपको बताता है क्या है? ताल्लुक बताता है कितने स्ट्रेस पर कितना स्ट्रेन आपको मिल रहा है। क्योंकि अभी हम जो है वो नॉर्मल स्ट्रेस की हमने बात की है, तो नॉर्मल स्ट्रेन की बात करेंगे, तो नॉर्मल मॉड्यूलस की बात करेंगे। और नॉर्मल स्ट्रेस, नॉर्मल स्ट्रेन, नॉर्मल मॉड्यूलस के अंदर हमारे पास 2 केसेस आते हैं। कौन कौन से? टेंसाइल स्ट्रेस और कंप्रेसिव स्ट्रेस। जो टेंसाइल स्ट्रेस है, टेंसाइल स्ट्रेस के अंदर जो है हमारे पास टेंसाइल स्ट्रेन भी आ जाता है, टेंसाइल मॉड्यूलस भी आ जाता है। कंप्रेसिव स्ट्रेस की जब हम बात करते हैं तो कंप्रेसिव स्ट्रेस के साथ कंप्रेसिव स्ट्रेन भी आ जाता है, कंप्रेसिव मॉड्यूलस भी आ जाता है। ये दोनों के दोनों टेंसाइल और कंप्रेसिव नॉर्मल ही कहलाते हैं। फ़र्क सिर्फ इनमें इतना है, टेंसाइल जो है वो लंबाई की बात करता है और कंप्रेसिव जो है वो कंप्रेस होने की बात करता है। ठीक है, तो ये आपके पास फॉर्मूला भी इसका आ गया है। ठीक है भाई, बाकी जो है इसका यूनिट जो है वो भी नोट कर लें। यूनिट बताना भूल गया मैं। यूनिट जो है पास्कल, यूनिट इसका पास्कल है। ठीक है, बस। अच्छा, इसके अलावा और क्या पता चलता है आपको इससे? पता है आपको इससे क्या पता लगता है? स्ट्रेस और स्ट्रेन के कॉन्सेप्ट से आपको चीज़ों के रिजिडिटी का पता लगता है। आपको इससे ये फ़ायदा होता है कि आपको चीज़ों का पता लगता है कि वो कितनी रिजिड हैं, वो कितनी सख्त हैं। ठीक है, और ये कहाँ फ़ायदा देता है? ये फैक्ट्रीज़ में, इंडस्ट्रीज़ में, जहाँ पर प्रोडक्ट बनाई जाती है ना, तो वहाँ पर वो उसका टेंसाइल टेस्ट करते हैं, उसका टेंसाइल टेस्ट करते हैं, उसको चेक करते हैं कि ये कितनी फ़ोर्स बर्दाश्त कर सकती है, ये ऑब्जेक्ट जो है, ये सॉलिड जो है कितना स्ट्रेस बर्दाश्त कर सकता है, उसकी लिमिट को मेजर किया जाता है। इससे आप चीज़ों के ताकतवर होने का आपको पता लगता है कि ये चीज़ जो है वो इतनी सॉलिड है और इतनी ताकतवर है। समझ में आ रही है बात आपको? ठीक है भाई, यहाँ पर इस वीडियो को ख़त्म करते हैं। अगले पार्ट में इंशाल्लाह हम शेयर मॉड्यूलस को डिस्कस करेंगे और बल्क मॉड्यूलस को डिस्कस करेंगे। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। नो लाइक नो सब्सक्राइब, ओनली शेयर।